जनवरी 2018, नई दिल्ली। साल की शुरुआत में राजधानी दिल्ली कोहरे में लिपटी नए सूरज का इंतजार कर रही थी और इसी दिल्ली में देश के सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार का वारिस अनिश्चितताओं की धुंध में लिपटा। 4 साल से देश की राजनीतिक धुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने लायक बनने की जद्दोजहद से दो चार था। पंद्रह दिन पहले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। उस कांग्रेस की जिसकी राजनीतिक जमीन 50 से भी कम लोकसभा सीटों और 5 राज्यों की सरकारों में सिमट चुकी थी। सामने थे 8 राज्यों के चुनाव, जहां चुनावी गणित में आज के जमाने के 2 सबसे बड़े धुरंधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ताल ठोक रहे थे। कांग्रेस को देश की तमाम बुराइयों की जड़ बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी राहुल को वंशवाद की अगली कड़ी बता रहे थे। दिसंबर 2018, नई दिल्ली। लेकिन साल के आखिरी महीने दिसंबर की 11 तारीख की शाम कांग्रेस हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को बेदखल कर चुकी थी। और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सधे हुए शब्दों में बीजेपी और ब्रांड मोदी को गंभीर चुनौती दे रहे थे। बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे, मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। वैसे 2018 में राहुल का सफर संघर्ष के तौर तरीकों और रणनीति के लिहाज से पहले की तरह एक सपाट कहानी रहा, लेकिन अपनी कहानी पर राहुल पूरी मजबूती से कायम रहे। उसे नई धार दी और विरोधियों के हमलों को भी अवसर में बदला। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के खिलाफ एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी जो थी वो रिवाइव हुई है। जो मैं कह रहा हूं कि 2018 में जाते जाते उस पार्टी को, जो अब तक ये हो रहा था बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट, सेकंड का कहीं नाम ही नहीं आ रहा था, जबकि 3 के पहले 2 जरूर आएगा तभी 3 आता है। तो वो जो 2 का गैप था वो 2 मुझे लगता है कांग्रेस आ गई है। राहुल ने संसद में खड़े होकर बीजेपी और आरएसएस पर नफरत की राजनीति की तोहमत लगाई और साफ शब्दों में कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ना ही नफरत का जवाब नफरत से देने की। आलोचकों ने कहा राहुल मोदी के गले पड़ गए, लेकिन हर बात पर नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस को निशाना बनाकर मोदी ने ही उन्हें इसका अवसर दिया। संसद से लेकर चुनाव मैदान तक राहुल ने सरकार के राजकाज पर सवालों की झड़ी लगा दी। नोटबंदी को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया, जीएसटी को गरीब, किसान, बेरोजगार और छोटे व्यापारी का दुश्मन बताया। बड़े उद्योगों के डूबे कर्ज और माल्या नीरव मोदी जैसे भगोड़ों का हवाला देकर सरकार से पूछा कि किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता। फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीबीआई की अंदरूनी लड़ाई और आरबीआई और सरकार के संघर्ष को संस्थाओं की साख के सवाल से जोड़ा गया। मजबूत बहुमत वाली सरकार को घेरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग पर भी गोलबंदी हुई। उनकी जो ऑटोनॉमी है और उनकी जो रेपुटेशन है उस पर डेंट तो लगा है, लेकिन इस डेंट का
सही बात यह है कि चार्जेस लगते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल सरकारें करती रही हैं। कांग्रेसी सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा गया था, इधर भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल करती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि चूंकि सीबीआई में झगड़ा हो गया है तो अब ये कोई आरोप नहीं लगाएगा कि इन्होंने सीबीआई का इस्तेमाल किया, क्योंकि सीबीआई खुद ही मुसीबत में है, किस पर दबाव डालेगी। और आरबीआई का जो मामला है वो चूंकि क्या है, वो सही बात यह है कि मेरे जैसे आदमी को तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये इशूज इलेक्शन में कम से कम ये मैटर नहीं करने जा रहे, वोट पैटर्न में नहीं मैटर करें। राहुल ने जनता और विपक्षी दलों को समझाया कि कांग्रेस की बागडोर उन्हें भले विरासत में मिली हो, लेकिन वो विरासत पार्टी और देश की राजनीति को लेकर गंभीर है। राहुल ने बीजेपी को रोकने के लिए कर्नाटक में जेडीएस को कुर्सी सौंप दी और विपक्षी एकजुटता के लिए मोदी विरोध को इकलौती शर्त बना दिया, वरना मजबूत बहुमत वाली सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का और क्या तर्क हो सकता है। चुनावों में न सिर्फ जमकर पसीना बहाया, बल्कि सवाल पूछे और जवाब दिए। गरीब पीछे नहीं रह सकता है, गरीब को भी एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। गरीबों का अमीरों का एक हिंदुस्तान होगा और गरीब प्रगति करेगा। जनेऊधारी राहुल सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने के आरोप से डगमगाए नहीं, मंदिरों में जाते रहे, यहां तक कि अपनी जाति और गोत्र की घोषणा भी कर दी। राज्यों में कांग्रेस वर्कर को हौसला दिया, चुनाव में पार्टी को अंतर्कलह से बचाकर रखा। राफेल को भ्रष्टाचार का प्रतीक बनाकर पेश किया और चौकीदार चोर है जैसे नारे लगवा दिए। जितना हमने 136 हवाई जहाजों में डाला, उतना नरेंद्र मोदी जी ने 36 हवाई जहाजों में डाला और सीधा पैसा अनिल अंबानी जी की जेब में। चौकीदार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, चुप है। चौकीदार राफेल जो है वो अब पता नहीं क्यों सरकार डिफेंसिव पे है, दाम नहीं बता रही है, तो उसको उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है अपोजिशन ने, और उस पर वो माहौल बनाएंगे और उसके साथ फिर वो उसके जुड़ जाएगा। असली इश्यूज वही है, ग्रीन क्राइसिस और ये, और दूसरा इन्होंने चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने को स्थापित किया था और राफेल को वो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार का जब जिक्र होगा तो जैसे बोफर्स का जिक्र होता था, कांग्रेस की कोशिश है कि वो राफेल के साथ भ्रष्टाचार को लिंक कर दें और मौजूदा रूलिंग पार्टी को लिंक कर दें। अब कितना सफल होंगे ये वक्त बताएगा। मगर 2018 में राहुल ने निर्णायक जीत हासिल नहीं की, वो सिर्फ एक गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। 2019 उनके लिए अवसर और चुनौती दोनों बनकर आया है। तो 2019 के चुनाव में राहुल गांधी और विपक्ष की तमाम पार्टियों का दारोमदार प्रस्तावित महागठबंधन के स्वरूप और समन्वय है। छोटे दलों की मिलीजुली सरकारों के पिछले अनुभव उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं, लेकिन नया वक्त, नया दौर और नई उम्मीदें लेकर आता है। 3 राज्यों के चुनाव के बाद तस्वीर थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन साफ तो बिल्कुल नहीं हुई। कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े दल एसपी और बीएसपी में लुका छिपी जारी है। बीएसपी ने कांग्रेस को छोड़कर कर्नाटक में जेडीएस से, छत्तीसगढ़ में जेसीसी से हाथ मिला लिया और मध्य प्रदेश, राजस्थान में अकेले लड़ी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में एसपी को चुनाव के बाद अपने साथ लिया। ऐसे में महागठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की बिसात फिसलन भरी हो सकती है। आज की डेट में जब कांग्रेस रिवाइवल पाथ पे है, तो बीएसपी और एसपी की भी मजबूरी होगी कि वो महागठबंधन में शामिल हो, और अपनी टर्म्स में नहीं, अब कांग्रेस की टर्म्स पे उनको राजी होना पड़ेगा। देखिए, ये जो बार बार जो पब्लिसिटी की जा रही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा 2 सीटें कांग्रेस को देने को राजी है, उसकी बेसिस क्या है? उसका बेसिस कहते हैं साहब 2014 में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 ही सीटें थी, राहुल और सोनिया गांधी की। तो जरा इनसे भी कोई पूछे कि बसपा से कि साहब आपको कितनी सीटें मिली थी 2014 में? तो 0। उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया में 0 सीट थी। और समाजवादी पार्टी को कितनी मिली थी? 5। तो अगर आप उस पर चलेंगे
तो ये कहाँ की बराबरी है कि उनको 2 सीट देंगे और हम और आप वो 2 जने 37-38 लेंगे। कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जेडीएस एक साथ आ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पाला बदलकर यूपीए का दामन थाम लिया है। एनडीए से अलग होने के बाद चंद्रबाबू नायडू प्रस्तावित विपक्षी महागठबंधन के सूत्रधार बने तो बातचीत और मुलाकातों का दौर भी चल पड़ा। तमिलनाडु में डीएमके साथ आने को तैयार हो गई है। अब तो अरविंद केजरीवाल भी विपक्ष के साथ साथ दिखने लगे हैं, लेकिन ना तो ममता बनर्जी ने पत्ते खोले हैं और ना बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ने अपना रुख साफ किया है। शरद पवार की एनसीपी, लालू प्रसाद की आरजेडी जैसी पार्टियों को साथ लेने में शायद दिक्कत ना हो और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद की बात भी शायद ना हो, लेकिन सीटों का बंटवारा और साझा कार्यक्रम बड़े मसले हैं। विपक्ष की तरफ से 2018 में बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने का काफी प्रयास हुआ। चुनाव में नुकसान या फिर किसानों, दलितों, अगड़ी जातियों का गुस्सा भी सरकार के लिए चिंता की बात है। लेकिन इस साल हुए तमाम सर्वे बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता बनी हुई है। राज्यों में भी बीजेपी हारी जरूर है, लेकिन अच्छे मत प्रतिशत के साथ मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा वोट पाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने ही अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन तीनों राज्य गंवाने पड़े। इससे पहले कर्नाटक में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। उपचुनाव में भी ज्यादातर बीजेपी को ही नुकसान हुआ। उत्तर पूर्व के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में क्षेत्रीय दलों के सहयोग से एनडीए सरकार जरूर बनी, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़ने और जम्मू कश्मीर की सरकार गिरने से 2 और राज्यों का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर इस साल एनडीए राज्यों की संख्या 19 से घटकर 16 पर आ गई। जो 2019 में मुद्दे हैं वो मोदी जी से रिलेटेड मुद्दे होंगे और मोदी जी ने जो 2014 में जिस तरह से मोदी जी को जो बुलंदी मिली थी, जो उनको सक्सेस मिली थी, जिन बातों को कह के वही बातें फिर हावी होंगी और अगर जनता उनको पास करती है तो फिर मोदी जी का ही सीन होगा। उन्होंने नौकरियों की बात की थी, वो बातें हैं, वो मुद्दा है और डंके की चोट है। शिवसेना सहयोगी होकर भी विपक्ष के बोल रही है। आंध्र में टीडीपी और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया। रामविलास पासवान के भी सुर बदले से लगे और उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं। कश्मीर में महबूबा सरकार का पतन और घाटी के हालात को ध्यान में रखें तो बीजेपी की कश्मीर नीति आज सवालों के घेरे में है। हिंदुत्व की वकालत करने वाली बीजेपी से समर्थक और पार्टी का कैडर भी राम मंदिर पर अध्यादेश की मांग कर रहा है। बातों से जो वो काडर्स है हिंदुत्व वाले, वो भी उससे इम्प्रेस नहीं होते। और एक चीज ध्यान रखिए, हिंदुत्व के नाम पे जो इनका कैप्टिव वोट बैंक है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है बहुत, वो वहीं रहता है। और अपने कैप्टिव वोट बैंक पे बीजेपी नहीं जीत सकती। वो जीतती तब है, या कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती, जीतती तब है जब दूसरे का वोट खींचे। आज की स्थिति में यह है कि बीजेपी को अपने ही वोट बचाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किल समय आ चुका है। शुरू से 10 साल का नजरिया लेकर चल रही मोदी सरकार के लिए अब 2019 में राह आसान नहीं रह गई है। विपक्षी एकजुटता पर कोई वश नहीं है और अब गिनती के दिन बचे हैं। अब चाहे योजनाओं की रेवड़ियां बांटें या घोषणाओं में सपने दिखाएं, बीजेपी के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है।